हाँ, तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण, उसमें अब तक मैंने जो करा दिया है एक बार मैं उसे लिख लेता हूँ। हमारा चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण जो चैप्टर चल रहा है उसमें अब तक हमने ये सब क्लियर कर लिया है। रासायनिक अभिक्रिया एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के मैंने एग्जाम्पल बहुत सारे करा दिए, जैसे लोहे पर जंग लगना, जल का बनना, किसी भी चीज़ का दहन करना। तो दहन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और जैसे जो पेड़ पौधे जो होते हैं अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी धातु है, उसको हम जलाते हैं या किसी के साथ अभिक्रिया कराते हैं, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे एग्जाम्पल में मैंने कराया था, हमारे पास एक मैग्नीशियम की धातु थी, उसको हमने जलाया था। तो मैग्नीशियम की धातु है, उसको हम जला रहे हैं, तो वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, MgO। जैसे हमारे पास कोई भी पदार्थ है, तो जैसे मान लेता हूँ मैं कोयला, हमारे पास एक कोयला है, उस कोयले को हम जला रहे हैं, कोयला यानी कि कार्बन, उसको हम जला रहे हैं, तो वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो मैंने रासायनिक अभिक्रिया के बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने करा दिए हैं। जैसे दूध से दही का बनना, तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। और श्वसन, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। अभिकारक, जो रासायनिक अभिक्रिया में जो नए पदार्थ भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जो नए पदार्थ भाग लेते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद, रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके जो नए पदार्थ बनाते हैं, उसे हम अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, जैसे रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी तो रंग में परिवर्तन हो रहा होगा, ताप में परिवर्तन हो रहा होगा, गैस निकल रही होगी या गैस जुड़ रही होगी, या फिर उसमें अवक्षेपण का निर्माण हो रहा होगा, या फिर गंध आ रही होगी। ये सभी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है। ये सब चीज़ें करा दी है डिटेल में।
रासायनिक समीकरण, अगर रासायनिक अभिक्रिया को जिस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा रहा है, रासायनिक अभिक्रिया को जिस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा रहा है उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण की भौतिक अवस्था है, जैसे अगर हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे हमारे पास कोई रासायनिक अभिक्रिया है, अगर उसमें कोई अभिकारक लिक्विड फॉर्म में, द्रव फॉर्म में है, तो उसे हम एल से दर्शाएंगे। अगर कोई गैस फॉर्म में, गैस अवस्था में, तो उसे जी से दर्शाएंगे। अगर कोई ठोस अवस्था में तो उसे हम एस से दर्शाएंगे। अगर कोई जलीय विलयन की अवस्था में तो उसे ए क्यू से दर्शाएंगे। ये कुछ चीज़ कराती है, देख लेना। रासायनिक समीकरण को लिखना, जब रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो हम सबसे पहले ये बात ध्यान में रखते हैं कि अभिकारकों और उत्पादों के बीच एक प्लस का निशान लगाते हैं, और अभिकारकों की अभिक्रिया के पश्चात एक तीर का निशान लगाते हैं, जो ये दिखाता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है। उसके बाद अभिक्रिया में अगर हमें उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ रही है, ताप की आवश्यकता पड़ रही है, दाब की आवश्यकता पड़ रही है, अन्य किसी तत्व की आवश्यकता पड़ रही है, तो उसे तीर के ऊपर लगाते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे संयोजन अभिक्रियाएं, विभजन अभिक्रियाएं, विस्थापन अभिक्रियाएं, ध्रुवीस्थापन अभिक्रियाएं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। ये 9-10 अभिक्रियाएं जो है वो अभिक्रिया के ही प्रकार है। तो उसमें सबसे पहली अभिक्रिया मैंने जो कराई थी वो संयोजन अभिक्रिया कराई थी। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया क्या होती है कि दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके एक ही उत्पाद बनाते हैं। दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया कर एक ही उत्पाद बनाते हैं, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगर दो उत्पाद बना रहे हैं तो वो संयोजन अभिक्रिया नहीं है। मैंने इसके एग्जाम्पल भी करा दिए थे। तो इससे जो आगे वाला टॉपिक है वो ये है दूसरा, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया करने से पहले जो है मैं कुछ अभिक्रियाएं दे रहा हूँ, उन्हें आप करके देखो कि क्या क्या हो सकता है उसमें, कैसे कैसे होंगी। तो मैं 4-5 अभिक्रिया दूंगा, उन्हें करके देखना है। तो उसे रफ कर रहा हूँ। जब शुरुआती में थोड़ी सी बड़ी होती है, बाकी बात तो
तो ये अभिक्रियाएं N2 की अभिक्रिया H2 के साथ, इससे क्या कहते हैं अमोनिया। अमोनिया की अभिक्रिया HCl के साथ, H2 की अभिक्रिया I2 के साथ, I2 क्या है आयोडीन। H2 की अभिक्रिया Cl2 के साथ, Cl क्या है क्लोरीन। CH4 क्या है मैथेन गैस, मैथेन गैस की अभिक्रिया O2 के साथ। और Fe की अभिक्रिया, Fe क्या है फेरस लोहा, Fe की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ। ये कुछ सिलेबस से नहीं है कि सिलेबस में कोई नेक्स्ट टॉपिक है, मैं अब तक जो करा चुका हूँ उनमें से कुछ अभिक्रियाएं हैं जो सीखनी है आपको कि अगर इससे इसकी अभिक्रिया होती तो क्या होता है, इससे इसकी अभिक्रिया होती तो क्या होता है। तो देखते हैं, एक बार नोट कर लेना है। तो N2 की और H2 की जो अभिक्रिया होती है, N2 नाइट्रोजन गैस है, H2 हाइड्रोजन गैस है। जब हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो वहाँ पर हमेशा अमोनिया ही बनता है। क्या बनता है अमोनिया ही बनता है। जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो वहाँ अमोनिया ही बनता है। N2 प्लस H2 NH3 अमोनिया, क्या बनता है अमोनिया। तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया को मैंने रासायनिक समीकरण व्यक्त किया है। रासायनिक समीकरण में इधर वाले क्या है अभिकारक है, इधर वाला क्या है उत्पाद है। और रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के बीच प्लस का निशान है। अभिकारक जो क्रिया करके उसके बाद अभिकारक जो क्रिया कर रहे हैं उसके बाद क्या है तीन का निशान है। और ऐसे करके दूसरी देखते हैं अमोनिया की HCl के साथ अभिक्रिया। HCl क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो NH3 की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं HCl से करा रहे हैं। NH3 की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं HCl से करा रहे हैं। तो जब NH3 की जब अभिक्रिया जब HCl से होती है तो इसमें से एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है, एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो NH4 हो जाएगा और Cl भी यहाँ पर जुड़ा रहेगा। क्या क्या रहेगा जुड़ा रहेगा इसके साथ। तो जब अमोनिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है अमोनियम। ये अमोनिया है और ये अमोनियम है। अमोनियम NH3 कहते हैं अमोनिया। और इसका ही जो बहुलक इसका ये वो होता है वो होता है NH4+1, NH4 प्लस इसको कहते हैं अमोनियम। अगर NH4 आ रहा है तो हमेशा NH4 कभी सिंगल नहीं आता है, अमोनिया सिंगल आता है, कहीं भी हो सकता है। तो NH4 हमेशा जुड़ के आता है किसी न किसी के साथ। NH4Cl NH4 इसके बाद आपका कोई भी जो जिसकी संयोजकता -1 है उसे लगा सकते हैं यहाँ पर। तो NH4Cl, NH को क्या कहते हैं अमोनियम। तो ये हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। इसकी देखते हैं H2 की हाइड्रोजन की आयोडीन के साथ अभिक्रिया। तो जब हाइड्रोजन जब आयोडीन के साथ अभिक्रिया करता है तो ये जुड़ जाते हैं दोनों, तो ये हो जाती है HI, क्या हो जाती है HI हाइड्रो आयोडाइड, हाइड्रो आयोडाइड, हाइड्रो आयोडाइड। H2 की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करती है
H2Cl2। तो H2 की Cl2 के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये दोनों भी जुड़ जाते हैं, तो ये हो जाते हैं HCl। क्या हो जाती है? HCl। अब मैं क्यों करा रहा हूँ इन्हें? ये सभी एग्जाम्पल जो अब तक आ रहे हैं वो एक संयोजन अभिक्रिया के ही एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है? संयोजन अभिक्रिया के ही एग्जाम्पल हैं, इसीलिए मैंने करा रहा हूँ संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल यहाँ तक। देखो, दो अभिकारक मिलके एक ही पदार्थ, एक ही उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं तो संयोजन अभिक्रिया है। दो पदार्थ आपस में मिलकर एक ही उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, संयोजन अभिक्रिया है। दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके, दो अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके एक ही उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं तो क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। दो पदार्थ, दो अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके एक ही पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं तो कौन सी? संयोजन अभिक्रिया है। नोट करें इसे। तो यहाँ CO2 और H2 की अभिक्रिया जो है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, जब कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस डाली जाती है तो वह मेथिल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? मेथिल अल्कोहल। CH यहाँ पर हो जाएगा आपका 3OH, CH3OH, CH3OH, इसको कहते हैं मेथिल अल्कोहल। तो यहाँ तक के जो एग्जाम्पल थे वो संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल हैं, जो मैंने कल बहुत कम कराए थे, तो आज मैंने जो है एग्जाम्पल करा दिए हैं संयोजन अभिक्रिया के। संयोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल के साथ साथ ही आप कुछ अभिक्रियाएं थोड़ी पूरा नहीं सीखे हो तो कुछ तो सीखे हो थोड़ा बहुत कि कैसे कैसे जुड़ रहा है, कौन किसके साथ जुड़ता है। जब नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो ये अमोनिया बनाता है। अमोनिया, ये चीज़ें याद की जाती हैं। अमोनिया बनाता है, अमोनिया होता है NH3। जब अमोनिया, जब किसी भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो, चाहे HBr हो या कोई भी AgNO3 हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पर एक लवण बनाता है। ये एक लवण है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। NH3HCl के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। NH3 इसके साथ अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है? NH4Cl। हाइड्रोजन जब आयोडीन के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है? हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रो आयोडाइड कह सकते हो। हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब CO2 जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है? मेथिल अल्कोहल। क्या बना रहा है? मेथिल अल्कोहल। Fe की अभिक्रिया जब CuSO4 से की जाती है तो ये इसको हटा देता है तो क्या हो जाता है? FeSO4 प्लस के Cu। क्या हो जाता है? FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस के Cu। इस अभिक्रिया को कई बार देख चुके हैं, कई बार लिख चुके हैं, कर चुके हैं, याद हो गई होगी अभिक्रिया। तो मेरा मेन मोटिव यही था, मेरा मेन काम यही था कि संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल कराना, संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल कराना। तो मैंने संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल यहाँ पर कम से कम 4 करा दिए, 2-3 करा दिए थे मैंने। जैसे एक और एग्जाम्पल था, जैसे नाइट्रोजन की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ करते हैं, जब नाइट्रोजन की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो हमेशा क्या बनता है? नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बनता है? नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बनता है? नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये भी एक संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। हाँ, विस्तार से समझेंगे कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। जब दो अभिकारक या दो से अधिक अभिकारक, जब दो अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके एक ही पदार्थ बनाते हैं, एक ही उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब हेडिंग बनाओ, वियोजन अभिक्रिया।
वियोजन अभिक्रिया। पहले एक दो एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर, फिर उनकी परिभाषाएं बनाएंगे। देखो ये हमारे पास फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट फेरस सल्फेट SO4। फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं तो वो अपने ही अवयवों में टूट जाता है। एक अवयव, दो अवयव, तीन अवयव, तीन अवयव में यानी कि तीन पदार्थों में टूट गया। एक पदार्थ तीन पदार्थों में टूट गया। FeSO4 जब टूटा तो इसने बनाया फेरिक ऑक्साइड। अब यहाँ पर फेरस ऑक्साइड अलग होता है, फेरिक ऑक्साइड अलग होता है। जिसकी संयोजकता 3 होती है। F की जो संयोजकता होती है वो 2 होती है, एक प्लस के 2 भी होती है, एक प्लस के 3 होती है। ये वाला कहलाता है फेरिक, तो ये वाला कहलाता है फेरस। क्या कहलाता है? फेरस। और यहाँ पर इसकी संयोजकता कितनी है तो देखते हैं। देखो Fe और यहाँ पर O, इसकी संयोजकता होती है -2। इसकी देखो यहाँ पर जब 3 आ रहा है तो यहाँ पर इसका यहाँ से 3 इसका गुणा यहाँ पर हुआ है, यहाँ 2 था तो यहाँ हुआ है, तो इसकी संयोजकता मानेगी 3। तो तभी यहाँ पर बड़ा हुआ है इसका, तभी तो बन गया ये Fe2 का गुणा यहाँ पर हो और इसका गुणा यहाँ पर हो, तो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर इसकी जो संयोजकता है वो 3 है, तो ये होगा फेरिक ऑक्साइड। तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर डाइऑक्साइड, तो यह अलग हो गया। तो एक परिभाषा बनाते हैं, देखते हैं, सरल करते हैं। एक बार लिख देता हूँ मैं, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर नए उत्पाद बनाता है। और उत्पाद जो होंगे वो एक से अधिक होंगे। तो ये अभिक्रिया किताबों में कुछ और दे रखी होगी कि अभिकारक टूटकर एक या एक से अधिक नए उत्पाद बनाता है। एक अभिकारक या एक अभिकर्मक टूटकर या अपने ही उसमें क्या बन आ रही। तो वियोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक या एकल अभिक्रमक टूटकर अपने ही अवयवों में जो है नए नए उत्पाद बनाता है। एक से अधिक हो सकते हो, जैसे देखो हमारे पास क्या है, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट क्या है, एकल अभिकारक है और वो टूट गया, उसने एक से अधिक क्या है नए उत्पाद बनाए हैं, 1 2 3। अब इसे चेक करते हैं, क्या ये वियोजन अभिक्रिया हो सकती है। तो इसमें एक अभिकारक है, डेफिनेशन का लिख रहा है, एकल अभिकारक टूटकर नए उत्पाद बनाता है। तो इसमें तो अभिकारक 2 है, इसमें अभिकारक 2 है, तो यह अभिक्रिया नहीं है। ये अभिक्रिया किसकी है?
संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या थी? दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, वो है संयोजन अभिक्रिया। हाँ, ये भी वियोजन अभिक्रिया नहीं है। कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके एक उत्पाद बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। तो ये विशेष चीज याद रखनी है। इस संयोजन में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसको उल्टा कर दो, वियोजन में उल्टा कर दो। एक अभिकारक आपस में टूटकर, एक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके टूटकर और नए नए उत्पाद बनाता है, जो उत्पाद एक से अधिक हो सकते हैं, तो वो क्या है? वियोजन अभिक्रिया है। इसके 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ मैं। बिना ठेकारों की ना परिभाषा थोड़ी सी को बंद बनाए। तो इसके एग्जाम्पल देता हूँ मैं। पहला है CaCO3। आप कह रहे होंगे कि अभी ये था CaCO3, ये तो संयोजन अभिक्रिया थी। तो ये दोनों प्रकार की अभिक्रिया होती है, संयोजन अभिक्रिया भी होती है, वियोजन होती है। पर ये देखना है कि तीर किस तरफ है। तीर इस तरफ है तो यहाँ पर अभिकारक कितने हो गए? 2 हो गए, तो संयोजन है। अब मैंने तीर इस तरफ किया, देखो ये CaCO3 है, या CaO प्लस की हो गया CO2। जब कैल्शियम कार्बोनेट को, ये संगमरमर का फॉर्मूला होता है, संगमरमर, यहाँ पे कोष्टक लिख दूं, चूना पत्थर। ये संगमरमर का फॉर्मूला होता है। जब संगमरमर के पत्थर को जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। तो देखो एक अभिकारक है, वो अभिक्रिया करके किसमें टूट गया? उत्पादों में टूट गया। जो उत्पाद वो है एक से अधिक है, तो ये हो गया आपका वियोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जो दोनों तरफ होती है, उन्हें उत्तरक्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। याद कर लेना। दूसरा HCl, NH4Cl। अभी मैंने बताया था कि अमोनिया की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करते हैं, NH3 प्लस के HCl। जब अमोनिया की अभिक्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करते हैं तो क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। अब ये यहाँ पर संयोजन है, क्योंकि दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो संयोजन है। अगर इसको उल्टा कर दूं, NH4Cl ले लिया, अब इसको गर्म कर दिया, तो यहाँ पर बन गया NH3 प्लस के HCl। अब यहाँ पर ये कौन सी है? वियोजन अभिक्रिया है। एग्जाम्पल ही आपको जो है परिभाषा बनाने में सहायता करते हैं। तो देखो एक अभिकारक अभिक्रिया करके नए उत्पादों में टूट जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। पीवी क्या होता है? पीवी होता है सीसा। सीसा होता है, हिंदी भाषा में हम कहते हैं अपनी सीसा, पर साइंस की भाषा में कहते हैं इसे लेड। क्या कहते हैं? लेड। ठीक है। तो पीवी क्या होता है? लेड। इसकी संयोजकता जो होती है वो 2 होती है। कितनी होती है? 2। इसकी जो संयोजकता होती है वो 2 होती है। जब लेड, ये क्या होता है? NO3 नाइट्रेट। क्या होता है? नाइट्रेट। बता देता हूँ कुछ। SO4 को कहते हैं सल्फेट, CO3 को कहते हैं कार्बोनेट, NO3 को कहते हैं नाइट्रेट,
Cl को कहते हैं क्लोराइड, CO हो गया, NO3 हो गया, SO4, यही ज़्यादा यूज होते हैं, SO4 CO3 NO3, यही ज़्यादा यूज होती है। कोई होता है OH, हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए। SO4 कहीं लग जाए तो सल्फेट है, CO3 कहीं लग जाए तो कार्बोनेट है, NO3 कहीं कहीं लग जाए तो नाइट्रेट है, Cl कहीं लग जाए तो क्लोराइड है, OH कहीं लग जाए तो हाइड्रो ऑक्साइड है, NH4 कहीं लग जाए तो अमोनियम है। क्या है? अमोनियम है। तो मैंने अभी बताया था कि ये कभी चीज़ अकेले नहीं आती है, किसी न किसी के साथ जुड़ के आती है। SO4 FeSO4, CO3 CaCO3, Na2CO3। तो CO3 किसी ना किसी के साथ जुड़ के आती है, ये चीज़ जुड़ के आती है किसी ना किसी के साथ। तो ये हमें पता होना चाहिए, बेसिक जानकारी है। 9th क्लास में ये चीज़ सिखाते हैं। तो जब लेड नाइट्रेट, देखो NO3 क्या है? नाइट्रेट। Pv क्या है? लेड। तो लेड नाइट्रेट, ये क्या है? H4 अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड, Cl क्या है? क्लोराइड। CaCO3 कार्बोनेट, देखो क्या है? कार्बोनेट। ये कैल्शियम है, कैल्शियम कार्बोनेट, ऐसे नाम बन जाते हैं। तो PbNO3 2। तो लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तो ये हमेशा लेड ऑक्साइड में अलग हो जाता है। लेड ऑक्साइड अलग हो जाता है, प्लस यहाँ से जो है NO2 अलग होता है, यहाँ से जो है NO2 भी अलग होता है, NO2। और प्लस की ऑक्सीजन गैस भी निकल जाती है, प्लस की ऑक्सीजन गैस भी निकल जाती है। ये अवक्रिया हमें याद करनी होती है। जब लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं, ऐसे पेपर में पूछा जा सकता है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या होता है। तो लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस निकल जाती है। नाइट्रोजन डाई गैस और ऑक्सीजन गैस क्या है? निकल जाती है। तो ये अभिक्रिया किसकी है? वियोजन अभिक्रिया है। देखो एक अभिकारक जो है टूट कर नए नए उत्पाद बना रहा है, तो वो कौन सी अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया है। तो बहुत एग्जाम्पल करा दिए, ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कुछ आने की क्लास में करा दूंगा, इन्हें नोट कर लें। विस्थापन अभिक्रिया कराने से पहले मैं कुछ एक चीज़ जो है करा देता हूँ, जो हमारी 10th क्लास में 3rd चैप्टर में आने वाली है, जो है सक्रियता श्रेणी। इसको नोट फेयर में कहीं रफ कागज करना है या कहीं ऐसी जगह करना है जहाँ से हमें याद ही रहे बस, क्योंकि सिलेबस में नहीं है, केवल याद ही करना है बस। और वैसे तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़। सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी ये एक ऐसी श्रेणी होती है जो ये दर्शाती है कि कौन सा तत्व कितना सक्रिय है, कौन सा तत्व कितना सक्रिय है। सक्रिय का मतलब ये होता है कि वो कौन से तत्व को हटा सकता है या कौन से तत्व को हटा नहीं सकता है। जैसे एक एग्जांपल, नहीं अभी तो केवल एक श्रेणी बनाता हूँ यहाँ पर मैं।
Fe हाइड्रोजन तो बराबर हो। तो ये एक श्रेणी है, ये पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, लेड है, फेरस यानी लोहा है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, Hg क्या होता है, मरकरी होता है, मरकरी जो घड़ियों में जो चमकता है वो मरकरी होता है। Ag क्या है, सिल्वर, Au क्या है, सोना, ये कॉपर है। तो ये एक श्रेणी है। सबसे पहले वाला जो तत्व है पोटेशियम है वो सबसे ज़्यादा सक्रिय है, इतना सक्रिय है कि अपने से आने वाले नीचे के तत्वों को कहीं से भी कैसे भी हटा सकता है। जैसे एग्जांपल K+ HCl, ये अभिक्रिया है। अब ये अभिक्रिया है पोटेशियम की अभिक्रिया, जब हम HCl के साथ करा रहे हैं तो ये इसको हटा देगा। क्यों हटा देगा? क्योंकि ये कम सक्रिय है तो नीचे आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा सक्रिय है, ऊपर आ रहा है, तो ये इसको हटा सकता है, लेकिन ये इसको हटा नहीं सकता। ये अधिक सक्रिय है, ये कम सक्रिय है, ये इसको हटा सकता है, तो ये इसको हटा देगा तो क्या हो जाएगा, KCl, हाइड्रोजन निकल जाएगा। और हाइड्रोजन हमेशा गैस होती है, इसे 2 के रूप में लिखते हैं ऐसे करके। तो ये अभी हमारी करेक्ट हो गई। अब एग्जाम्पल लेते हैं Na वाला, NaNO3+ के क्या लेते हैं, Na के बाद CaCl2 ये लेते हैं। अब Na क्या है, सोडियम, मैंने NO3 लिखा था, नाइट्रेट, याद हो गया होगा, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम क्लोराइड, Cl क्या होता है, क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। अब ये और इसमें देखना है कि ये इसको हटा पाएगा कि नहीं हटा पाएगा। Na जो है यहाँ पर है और Cl क्या है, यहाँ पर है, तो ये अधिक सक्रिय है, ये कम सक्रिय है, ये इसको क्या कर देगा, हटा देगा। क्या कर देगा, हटा देगा। तो क्या बन जाएगा, देखो ये इसको हटा देगा, तो ये इसको हटा रहा है तो अपनी जगह ले रहा है यहाँ पर, तो ये हो गया NaCl। अब 2D लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि जो संयोजकता यहाँ पर देखो कैसे बना फॉर्मूला, CaCl, यहाँ पर इसकी संयोजकता 2 है, यहाँ पर इसकी संयोजकता 1 है, यहाँ पर इसका गुणा कर दिया, यहाँ इसका गुणा कर दिया, तो क्या हो गया, CaCl2। लेकिन जब यहाँ पर Na आएगा तो यहाँ पर देखो Na आ गया, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, यहाँ इसकी संख्या 1 है, यहाँ इसकी संख्या -1 है, जब बराबर होती है तो फॉर्मूला जुड़ जाता है, यहाँ 2 ले आएगा, तो NaCl प्लस, जब इसने ये हटा दिया तो ये हटा दिया तो क्या बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, ये तो हट गया, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो ये यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा CaNO3, कैल्शियम नाइट्रेट। तो मैं केवल ये बता रहा हूँ कि अभिक्रिया में तत्व एक दूसरे को कैसे हटाते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड CaCl2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड CaCl2। अब देखते हैं कि अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी। अब Mg अधिक सक्रिय है कि Ca, कैल्शियम अधिक सक्रिय है, और ये देखते हैं Ca पहले आ रहा है तो Ca अधिक सक्रिय है, ये कम सक्रिय है, तो ये इसको नहीं हटा पाएगा, नहीं हटा पाएगा, तो ये इसको नहीं हटा पाएगा तो अभिक्रिया नहीं होगी। और कहीं करो तो इसको इसकी जगह पर जोड़ दो, MgCl2+ के COH का होल 12, COH का होल 12, ऐसे कर दो तो अभिक्रिया नहीं हो रही है, गलत है ये,
क्योंकि ये सक्रियता श्रेणी के हिसाब से गलत है, सक्रियता श्रेणी के हिसाब से गलत है, ये इसको विस्थापित नहीं कर पाएगा, इसलिए अभिक्रिया नहीं होगी। Fe प्लस के H2O। अब देखते हैं होगी कि नहीं होगी, यही देखता हूँ। मेरा मेन फोकस जो होता है वो एग्जाम्पलों से होता है, जब एग्जाम्पल सीखते जाएंगे केमिस्ट्री आसान होती जाएगी। अब बताने से नहीं सीखोगे कि सक्रियता श्रेणी ये होती है, ये इससे अधिक सक्रिय होता है, बस बात मतलब नहीं, एग्जाम्पल से समझो चीजों को। Fe प्लस की H2O क्या अभिक्रिया होगी? होगी। हमने तो ये चीज पढ़ी हुई है कि जब लोहा जब नमी या वायु के संपर्क में आता है तो जंग लगती है, तो नमी क्या हो गया, जल हो गया। वैसे ही इसके हिसाब से हो जाएगी। देखो Fe अधिक सक्रिय कि कम सक्रिय हाइड्रोजन से, ऊपर आ रहा है, देखो अधिक सक्रिय है तो इसको हटा देगा तो क्या होगा, इसमें से बनेगा Fe3O4, क्या बनेगा Fe3O4, और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, क्योंकि हटा देगा इसको, ये क्या कर देगा, इसको हटा देगा, Fe ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेगा, क्या कर लेगा, Fe ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेगा, और हाइड्रोजन को हटा देगा, तो हटा दे देगा उसने। चलो इसको चेक करते हैं कॉपर वाले को। अब देखते हैं कॉपर हाइड्रोजन से कम सक्रिय है कि अधिक सक्रिय है, तो कॉपर कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, इसके नीचे, हाइड्रोजन के नीचे आ रहा है, तो इसको नहीं हटा पाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन अधिक शक्तिशाली हो गया, तो ये अभिक्रिया नहीं होगी, अभिक्रिया नहीं होगी। इसी से करा के देखना, Cu की जल के साथ अभिक्रिया कराओ, तो वो अगर कर भी देगा तो गलत हो जाएगी, अभिक्रिया नहीं होती है सक्रियता श्रेणी के हिसाब से। ठीक है, ऐसे सक्रियता श्रेणी का महत्व है, क्योंकि जो तीसरी अभिक्रिया है जो है विस्थापन अभिक्रिया, वो इसी के आधार पे है, इसी के आधार पे। तो ऐड बनाओ विस्थापन अभिक्रिया, तो कब की है, चौके होगी नहीं, चौके जी हाइड्रोजन जो है कम सक्रिय है, कॉपर अधिक, सॉरी हाइड्रोजन अधिक सक्रिय है, कॉपर कम सक्रिय है, वह विस्थापित नहीं कर पा रहे हो, काय के साथ सक्रियता श्रेणी के साथ। और पूछे सक्रियता श्रेणी क्या होती है, तो ऐसी श्रेणी जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को हटाते हैं अपनी जगह से। हाँ, तो विस्थापन अभिक्रिया हेडे बनानी होगी, विस्थापन अभिक्रिया। अभी सक्रियता श्रेणी समझाई थी, और विस्थापन अभिक्रिया बिल्कुल उसी के ऊपर है। एग्जांपल से अभिक्रिया की डेफिनेशन बनाएंगे। Zn की अभिक्रिया FeSO4, Zn की अभिक्रिया FeSO4 के साथ। अब आपने अभी पढ़ा है सक्रियता श्रेणी, अब उसमें देखो जाके कि Zn क्या Fe को हटा सकता है, देख लिया, हटा सकता है। Zn अधिक सक्रिय है, Fe कम सक्रिय है, तो अधिक क्रियाशील वाले तत्व ध्यान देता हूं मैं, अधिक क्रियाशील वाले तत्व, ये अधिक क्रियाशील वाला तत्व है, और जो कम क्रियाशील वाले तत्व जो होते हैं उसको ये क्या कर देता है, हटा देता है, क्या कर देता है, हटा देता है। और हटाने के बाद क्या करता है, ये अपनी जगह ले लेता है, क्या कर लेता है, अपनी जगह ले लेता है, अपना स्थान ले लेता है। तो देखो Zn Fe को हटा देगा, उसकी जगह पर अपना स्थान ले लेगा, तो हो जाएगा ZnSO4 प्लस के Fe, क्या हो जाएगा, ZnSO4 प्लस के Fe, यही परिभाषा बन गई। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को हटा देते हैं,
और उनके स्थान पर अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। इसी को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसी को हिंदी में लिखता, परिभाषा बनाता, मतलब जिसको नहीं समझाता और ऐसे हिंदी में लिख देता तो समझ में नहीं आता। अगर सक्रियता श्रेणी को भी नहीं समझाता तो फिर भी ये ऊपर से निकल जाता। इसीलिए सबसे पहले सक्रियता श्रेणी को समझाया मैंने, उसके बाद मैंने एग्जाम्पल कराया, उसके बाद एग्जाम्पल से मैंने क्या बनाई, इसकी परिभाषा बनाई। तो याद हो गई होगी। अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्वों को हटा देते हैं और उनकी जगह पर अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। इसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दे देता हूँ वहां पे। उनके स्थान पर खुद जुड़ जाती है, खुद जुड़ जाती है। ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहती है। खुद से डेफिनेशन बना हुई थी, नोट कर लो इसे। एक एग्जाम्पल तो कराई दिया है, दूसरा एग्जाम्पल और तीसरा एग्जाम्पल में दे रहा हूँ। एक एग्जाम्पल खुद करना है, एक एग्जाम्पल मैं कर दूंगा। ये होता है हाइड्रोजन सल्फेट। क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फेट, या फिर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक बात मैं बता देता हूँ, जो अम्लीय वर्षा जो होती है, अम्लीय वर्षा, जो वर्षा की जो पहली वर्षा, जो बरसात के दिन होती है, जो पहली वर्षा जो होती है वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। क्या कहलाती है? अम्लीय वर्षाएं। उस अम्लीय वर्षा में क्या होता है, HNO3 प्लस के H2SO4 ये होता है। क्या होती है अम्लीय वर्षा में? क्या होती है? ये होता है नाइट्रिक अम्ल। ये क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल, जिसे नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। HNO3 को हाइड्रोजन नाइट्रिक, हाइड्रोजन नाइट्रिक या फिर नाइट्रिक अम्ल। इसे क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक, आधा ना है आधा फॉय, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या ये सल्फ्यूरिक अम्ल? तो जो अम्लीय वर्षा जो होती है वो इनका मिश्रण होती है। ठीक है, तो ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये सब भी आपको करें। हाँ, कर ली होगी। ZnSO4 H2SO4। तो Zn जो है इसको विस्थापित कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? एक बार सक्रियता श्रेणी में जाके देखें तो हाँ बिल्कुल हटा देगा इसको, क्योंकि ये अधिक सक्रिय है हाइड्रोजन की अपेक्षा। तो इसको हटा देगा तो अपनी जगह ले लेगा। तो ये हो जाएगा ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। और जो चीज़ें निकलती है उसे ऊपर की तरफ तीन निशान से दिखाते हैं। यह पेन कौन से कर रहा है? Mg प्लस के Al2O3, इसे कहते हैं Mg धातु है। ये क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब देखते हैं कि Mg जो है Al को हटा पाती है कि नहीं हटा पाती। तो यहाँ पर चेक करते हैं। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कनक, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। पोटेशियम, सोडियम, यहाँ आएगा कैल्शियम। तो कैल्शियम
यहाँ आएगा आपका मैग्नीशियम। तो आप कोई सी भी ट्रिक रख सकते हैं याद करने की। तो मैग्नीशियम यहाँ पर है, एल्युमिनियम यहाँ पर है, तो इसको हटा सकता है। तो हटाएगा तो क्या बन जाएगा, तो ये इसकी जगह पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Mg, बचा यहाँ O, MgO हो गया, और यहाँ से एल्युमिनियम निकल जाएगा Al, ऐसे हो जाएगी अभिक्रिया। ये हो गया भैया। यही चैप्टर को छोड़ते हैं और आगे का नेक्स्ट टॉपिक है द्विविस्थापन अभिक्रिया। जो अभिक्रिया है दूसरी चौथी अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया।